पिछला 2 वीडियो जो मैंने दिया था वो मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में दिया था कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, क्या हमारा सिस्टम होना चाहिए उससे पढ़ने का, और कहाँ से प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आज हम एंशिएंट की चर्चा करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें किस टॉपिक पर विशेष रूप से फोकस करना है। चूँकि सिविल सर्विसेज हो या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन, बीपीएससी हो, सभी जगह आप देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न होते हैं। जनरली स्टूडेंट को ये लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब हड़प्पा सभ्यता से लेकर कहाँ तक 750 AD तक, गुप्तोत्तर काल, यही एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब कि एरिया है जहाँ हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। लेकिन कभी आप क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, बीपीएससी एग्जामिनेशन हो या सिविल सर्विसेज हो, आप देखेंगे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं। चूँकि जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के ऑरिजिन को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नागरीय सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। आप ऐसे सोचिए कि अकस्मात नागरीय सभ्यता का तो डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, उसके पहले कस्बाई संस्कृति होगी, ग्रामीण संस्कृति होगी, पशुचारणिक संस्कृति होगी। चूँकि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्थानीय संस्कृतियों के क्रमिक विकास के कारण एक नागरीय सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। तो क्या स्थानीय संस्कृतियाँ पहले नहीं थीं? इसका मतलब पहले से ही कुछ स्थानीय संस्कृतियाँ हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्ववर्ती संस्कृति के रूप में है। और जब क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, कई बार क्वेश्चन इस रूप में पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राचीनतम होमिनिड के प्रमाण कहाँ से मिले। इसका मतलब है कि क्वेश्चन स्टोन एज से पूछा जा रहा है ना? या प्रश्न पूछा गया वह कौन सा स्थल है जिसकी संबद्धता मेगालिथिक एज से भी है और जिसकी संबद्धता नियोलिथिक एज से भी है। इसका मतलब नवपाषाण काल और महापाषाणिक संस्कृति से क्वेश्चन पूछ रहा है। या यह भी पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जिसकी संबद्धता नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता से है। मतलब स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता भले आपके सिलेबस में दिखता है, लेकिन क्वेश्चन प्री हिस्टोरिक पीरियड से पूछा जा रहा है, यानी स्टोन एज से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए जब हम एंशिएंट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, ध्यान रखिएगा, पहला जो पार्ट होगा वो आपका होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको आप क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल, यही प्राक ऐतिहासिक काल है जिस काल में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिस काल के लोगों के पास कोई अपना स्क्रिप्ट नहीं था, जिस काल की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, और उस पुरातात्विक साक्ष्य में भी अभिलेख या मुद्रा लेख का अभाव होता है। वैसे ही काल को हम क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और इस प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत जिस पीरियड को हम पढ़ते हैं वो पीरियड कौन सा है, वो आपका है स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल। और इसी स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आपका कहलाता क्या है, पैलियोलिथिक एज, दूसरा आपका कहलाता है मेजोलिथिक एज, और तीसरा कहलाता है नियोलिथिक एज। ठीक है, यहां से भी आपके प्रश्न होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बुर्जहोम से पूछा है, गर्ताबास का प्रमाण कहां से, बुर्जहोम से, नवपाषाणिक स्थल है। ठीक इसी प्रकार कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे गए कि मालिक के साथ पालतू पशु को दफनाने का प्रमाण कहां से मिला, इसका मतलब बुर्जहोम से, है ना? तो प्रश्न नवपाषाण काल से भी पूछा गया, पैलियोलिथिक एज से भी पूछा जाता है, मेजोलिथिक एज से भी पूछा जाता है। पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मेजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज क्या, नवपाषाण काल। ठीक है, सामान्य तौर पे स्टोन एज को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो काल निर्धारण है वो लगभग में ही रहता है। अलग अलग बुक में आप पढ़ेंगे, अलग अलग काल का निर्धारण देखने को मिल जाएगा, है ना? मोटे तौर पे अगर कहा जाए, सामान्य तौर पे अगर कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है
5 लाख वर्ष पूर्व से कब तक 3000 वर्ष पूर्व का दौर, यही पूरा का पूरा स्टोन एज है। इसीलिए चूंकि संपूर्ण 5 लाख से लेकर अबाउट 3000 वर्ष पूर्व तक मानव की एक्टिविटी एक समान नहीं थी, वातावरण भी एक समान नहीं था। कभी पहले प्लीस्टोसीन फेज था, वातावरण काफ़ी ठंडा था। 10,000 BC के लगभग में होलोसीन फेज आया, वातावरण गर्म हो गया, मानव की एक्टिविटी बढ़ गई। मानव का क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आने लगे। जो पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी हुआ करता था या संग्रह करता हुआ करता था, वही मानव मध्य पाषाण काल में क्या बन जाता है, पशुपालक बन जाता है। और वही हम देखते क्या है, नव पाषाण काल में क्या बन जाता है, उत्पादक बन जाता है। तो स्टोन एज जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, शुरुआती दौर से पैलियोलिथिक एज से पढ़ते हैं कि मानव पहले शिकारी संग्रह करता था, कैसे मानव मेजोलिथिक एज तक आते आते पशुपालक बन गया और कैसे मानव नियोलिथिक एज तक आते आते उत्पादक बन गया। ठीक है, ऐसे ही क्या मानव संस्कृति का डेवलपमेंट हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। ठीक है, यहां से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहां से बनता है, इसको हर वक्त ध्यान दीजिएगा। चूंकि पूरा पाषाण काल ये मानव की एक्टिविटी प्रारंभ होती है भारतीय उपमहाद्वीप में, इसी काल से मानव की एक्टिविटी देखने को मिलती है। किस मानव के फॉसिल्स के प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप से मिले, जब आप पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश का एक साइट है हथनौरा, वहां से होमो इरेक्टस मानव के फॉसिल्स का प्रमाण मिला। अबाउट 3 लाख वर्ष पुराना है। इसका मतलब 3 लाख वर्ष पहले हथनौरा क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी थी, है ना। ठीक उसी प्रकार हम देखते क्या है, महाराष्ट्र में एक साइट है बोरी, जहां 14 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण मिलते हैं, पाषाण के टूल्स के प्रमाण मिलते हैं। अगर टूल्स का प्रमाण मिल रहा है, इसका मतलब 14 लाख वर्ष पहले मानव की एक्टिविटी उस एरिया में हुआ करती थी। उस वक्त मानव स्टोन के ही टूल्स का निर्माण करता था, हड्डी के टूल्स का निर्माण करता था। तो सामान्य तौर पे जब हम पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं तो यहां पे जनरली स्टोन टूल्स की प्राचीनता से क्वेश्चन पूछ देता है, या मानव फॉसिल्स के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले वहां से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव पशुपालक बन गया। चूंकि होलोसीन फेज का आगमन हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान दौर में जो मानव है किस फेज में रह रहा है, अभी हम लोग होलोसीन फेज में है, क्वेश्चन पूछता है। मेजोलिथिक एज में वातावरणीय परिवर्तन के कारण मानव का माइग्रेशन होता है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर मानव मैदानी क्षेत्र में आता है, नदी तटीय क्षेत्र में आता है। मानव और पशु के बीच इंटरेक्शन होता है, इंपैक्ट क्या होता है, पशुपालन की प्रवृत्ति की शुरुआत हो गई, है ना। छोटे छोटे जानवर भी निकलकर सामने आ गए, जहां पहले बड़े जानवर का शिकार होता था, छोटे जानवर का शिकार होने लगा। जब छोटे जानवर का शिकार होने लगा तो टूल्स टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, छोटे आकार के माइक्रोलिथ टूल्स बनने लग गए, है ना। इसलिए आप देखिएगा मेजोलिथिक एज से जब भी क्वेश्चन बनता है तो पशुपालन से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मेन फीचर क्या है, पशुपालन। मेन फीचर है वातावरणीय परिवर्तन, मेन फीचर है चूंकि नवीन आवश्यकता है छोटे छोटे जानवरों का शिकार, तो उपकरण औजार छोटे बनने लग गए। ज्योमेट्रिकल डिजाइन के आधार पर उपकरण औजार का निर्माण होने लगा। उपकरण औजार के लिए नवीन टेक्नोलॉजी, प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ। इसलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनता है उसके मूल में क्या रहता है, या तो पशुपालन होता है या ज्योमेट्रिकल डिजाइन के माइक्रोलिथ टूल्स होते हैं। कहाँ से मिले, साइट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम देखते क्या है, अबाउट 6000 BC के आसपास, 5500 BC के आसपास संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखें तो कृषि की शुरुआत हो जाती है। आप देखिएगा अक्सर क्वेश्चन पूछता है भारतीय उपमहाद्वीप में फर्स्ट कृषि बस्ती का प्रमाण अभी उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर इलाहाबाद के पास लहुरा देव है। अबाउट 7500 वर्ष पूर्व धान की खेती का प्रमाण मिल रहा है। मेहरगढ़, जिसको ब्रेड बास्केट कहा गया, 6000 BC में हम देखते क्या है, जौ और गेहूं की खेती वहां हो रही थी। तो चूंकि नवपाषाण काल का मेन फीचर है कृषि, इसलिए क्वेश्चन कहां से बनता है, कृषि से बनता है। ठीक है, चूंकि कृषि का आगमन हुआ इसलिए क्या हुआ, एक स्थान पर टिक कर रहने की आवश्यकता पड़ी, एक ही जगह पर झोपड़ियों का निर्माण हुआ, बस्तियों का डेवलपमेंट हुआ, ग्रामीण संस्कृति का आगमन हो गया। तो क्वेश्चन ग्रामीण कल्चर से पूछ सकता है, परमानेंट सेटलमेंट से पूछ सकता है। ठीक है, यही दौर है
जब कृषि उपकरणों के निर्माण होने लगे, है ना। यही दौर है जब भवन का निर्माण होने लगा। यही दौर है जब अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, पकाने के लिए बर्तन का निर्माण होने लगा। बर्तन के लिए कुम्हार की चाक का आविष्कार हो गया। ठीक है, तो जो नई प्रवृत्तियां नियोलिथिक एज में उभरकर सामने आ रही हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, ग्राम्य जीवन से रिलेटेड हो, लघुत्तर सामाजिक इकाई के रूप में परिवार संस्था से संबंधित हो, या फिर कुम्हार की चाक का आविष्कार हुआ, बर्तन का डेवलपमेंट हुआ, तो आप देखिएगा लगभग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछता है ना। कुछ सामाजिक धार्मिक रिचुअल्स के भी डेवलपमेंट हो गए, जैसे समाधान की प्रवृत्ति, मृतक को मरने के बाद दफनाने की प्रवृत्ति मेजोलिथिक एज में शुरू हो गया। लेकिन नियोलिथिक एज में इसमें वेरिएशन भी देखने को मिलता है, विविध क्षेत्रों में इसके प्रमाण मिलते हैं। तो क्वेश्चन समाधान की प्रवृत्ति से पूछता है, रिचुअल्स से पूछता है ना। फैलिक वर्शिप की शुरुआत हो गई, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रमाण मिलने शुरू हो गए, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलने लग गई, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने लग जाता है। इसलिए इस चैप्टर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप हड़प्पा सभ्यता तक आएंगे तो जाहिर सी बात है कि क्रमिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट होता रहा है, तब एक नागरीय संस्कृति का विकास हुआ। तो अगर ये एरिया पढ़ा हुआ होगा तो हड़प्पा सभ्यता को समझना, आगे के इतिहास को समझना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चन बनता रहता है और आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप आगे के चैप्टर से इसको कोरिलेट कर सकते हैं और आपके लिए समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक तो आपका टॉपिक बनता क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, स्टोन एज को पढ़ते हैं। दूसरा अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ते किसको है, ये आपका कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को ही हिंदी में आप क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। इस आद्य ऐतिहासिक काल को जब हम पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किस काल को कहेंगे, कहने का मतलब है जिस काल के लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी है, जिस काल के लोगों को लिखना पढ़ना आता है, लेकिन अभी तक उस लिखित साक्ष्य को हमें पढ़ने में सफलता नहीं मिली। उस लिखित साक्ष्य का इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में नहीं है। हम ऐसे काल को क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि की जानकारी थी, वो पिक्टोग्राफिक लिपि का इस्तेमाल करते थे, और उनके मुहरों पे, उनके मृदभांड पे, धौलावीरा में दीवार पर पिक्टोग्राफी लिपि का अंकन मिलता है, प्रमाण अवेलेबल है, लेकिन आज तक उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कुछ भी आप कहते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर कहते हैं, साहित्यिक साक्ष्य का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे सोचिए कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम किस दौर को पढ़ते हैं, कब से कब के काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है ये 3500 बीसी से लेकर 600 बीसी का दौर, 600 वर्ष पूर्व, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक आपका कहलाता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल कहने का मतलब हुआ चैलिकोलिथिक एज, और दूसरा क्या कहलाता है, लौह युग यानी आयरन एज। ठीक है, 3500 बीसी से लेकर कब तक, 1100 बीसी तक ये आपका ताम्रपाषाण काल है, और 1100 बीसी से लेकर कब तक, 600 बीसी तक ये आपका लौह युग है। ठीक है, अब अगर देखें 3500 बीसी से 1100 बीसी, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत मानव के रहन सहन, उनके रिचुअल्स एक समान नहीं रहे, सतत परिवर्तित होते रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। क्या, एक पढ़ते हैं क्या, ताम्रपाषाण काल फेज 1, दूसरा ताम्रपाषाण काल फेज 2, और तीसरा क्या है, ताम्रपाषाण काल फेज 3। आई बात समझ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ताम्रपाषाण काल फेज 2 जो है यही आपका हड़प्पा सभ्यता का दौर है। इसी को हम क्या कहते हैं,
ब्रॉन्ज एज कहते हैं। चूंकि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत ही देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहली बार कांसे का निर्माण शुरू कर दिया, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत क्या है, यह हड़प्पा सभ्यता का दौर है। इसका मतलब इसके पहले का जो दौर ताम्रपाषाण काल फेज 1 में पढ़ते हैं वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है हड़प्पा पूर्व की संस्कृति, प्री हड़प्पा कहते हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का जब डिक्लाइन हुआ तो डिक्लाइन के बाद आप देखते क्या है कि ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ। उस दौर के लोग भी तांबा और पाषाण के उपकरण का निर्माण करते थे, वो वहां क्या पढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल फेज 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप गौर कीजिएगा, ताम्रपाषाण काल फेज 1 इसी को आप प्री हड़प्पा कहते हैं। इसका मतलब सांस्कृतिक डेवलपमेंट क्रमिक रूप में देखने को मिल रहा है। नंबर 1, कई ऐसे साइट है जहां पे ताम्रपाषाणिक संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, वहीं आगे हम देखते क्या है, ब्रॉन्ज एज का सतत कंटिन्यूटी आपको देखने को मिल जाता है ना। तो यहां अगर आप पढ़ते तो आपके लिए हड़प्पा सभ्यता बेहतर हो जाता है। ताम्रपाषाण काल फेज 1 में जनरली आप देखिएगा कि यहां पे नवपाषाण काल की तुलना में सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ, ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। ग्रामीण संस्कृति धीरे धीरे कस्बाई संस्कृति में तब्दील हो रही थी। और जस्ट कालक्रम में जब हम हड़प्पा सभ्यता में आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में हम क्या देखते हैं, नागरीय संस्कृति का उदय देखते हैं, ठीक है। और तब हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के फेज में पुनः भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रामीण संस्कृतियां आपको देखने को मिल जाती है। मैं बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन पूछता है, आप गौर करके देखिएगा, यहां से यहां तक का जितना भी प्रश्न होता है वो सारा साइट बेस्ड क्वेश्चन होता है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा स्थल से क्वेश्चन पूछेगा, स्थल और वहां के फीचर्स के संदर्भ में आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे याद कीजिए, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल में भी मेहरगढ़ आप पढ़ते हैं, और मेहरगढ़ फिर आप हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ते क्वेश्चन मेहरगढ़ से पूछता है, कपास की खेती का प्रारंभिक प्रमाण कहां से मिला, क्वेश्चन पूछता है, मतलब ताम्रपाषाण काल से पूछ रहा है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला, कालीबंगा, ये ताम्रपाषाण काल फेज 1 में था। जस्ट आगे सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ, हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिल रहा है। जुते हुए खेत का साक्ष्य जो हम देखते हैं वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के दौर में ही कालीबंगा में आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम ताम्रपाषाण काल फेज 1 पढ़ते हैं और तब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो हमारे लिए समझना क्या होता है, आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। चूंकि सांस्कृतिक डेवलपमेंट क्रमिक रूप में आपको देखने को मिलता है, कैसे कस्बाई संस्कृति नागरीय संस्कृति में तब्दील हुई ये देखने को मिलता है। इसलिए इस चैप्टर को भी पढ़ने की आवश्यकता है। और ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, आप देखिएगा हाल फिलहाल जो हड़प्पा सभ्यता से सतत क्वेश्चन बनता रहा, हाल फिलहाल क्या 10 साल के आप प्रश्न को देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से जब भी इधर क्वेश्चन बना है, एक तो साइट बेस्ड क्वेश्चन होता है, दूसरा जब भी क्वेश्चन बना या तो नगर निर्माण योजना से क्वेश्चन बना या क्वेश्चन बना ट्रेड एंड कॉमर्स से ज्यादातर, या इकोनॉमिक स्थिति से क्वेश्चन ज्यादा बना। जनरली आप देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछा, हल की आकृति का प्रमाण कहां से मिला है। इसका मतलब क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, क्वेश्चन बनवाली से पूछ रहा है, क्वेश्चन चेलिस्तान से पूछ रहा है, ठीक है। या कभी कभी आयात निर्यात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है ना। या आप देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, भारत आज वर्तमान भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, क्वेश्चन बनता है। जबकि हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के ऑरिजिन को भी पढ़ते हैं, डिक्लाइन को भी पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को पढ़ते हैं, कला को पढ़ते हैं, नगर निर्माण योजना को भी पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिएगा नगर नियोजन से क्वेश्चन ज्यादा होता है, आर्थिक स्थिति से क्वेश्चन ज्यादा होता है। हड़प्पा के डिक्लाइन फेज में जो ताम्रपाषाण काल फेज 3 है, ग्रामीण संस्कृति, कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा है, किस ताम्रपाषाणिक स्थल का नाम क्या है, ताम्बती है। किस ताम्रपाषाणिक स्थल को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं, मतलब क्वेश्चन आहार से पूछा जा रहा है ना। चूंकि यहीं पे आप पढ़ते हैं आहार बना संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोड़बे संस्कृति, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से दूसरे पार्ट में किसको पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ताम्रपाषाण काल फेज 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। कंफर्म है। चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा जो टॉपिक बनता है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक नागरीय सभ्यता के रूप में थी, कई ऐसा वजह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, हड़प्पा सभ्यता पतनोन्मुख हो गई। चूंकि इतनी विस्तृत सभ्यता के पतन का कोई एक कारण तो हो नहीं सकता था, कई कारण हो सकते थे, अलग अलग क्षेत्र के लिए पतन के अलग अलग भी कारण हो सकते थे। हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ
और पुनः हम ग्रामीण संस्कृति के रूप में आहार बना संस्कृति, मालवा कायथा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति को हम देखते हैं। ये तमाम ग्रामीण संस्कृतियां भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 बीसी से लेकर कब तक, लगभग 800 बीसी तक कंटिन्यू कर रही थी। इसी बीच एक नवीन संस्कृति का डेवलपमेंट होता है। उस नवीन संस्कृति को हम क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं, या आप इतिहास में जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, तीसरा आप पढ़ते हैं वैदिक काल को, है ना। वैदिक काल, ये वैदिक काल कब से कब तक है, 1500 बीसी से लेकर कब तक, 600 बीसी तक। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वैदिक काल को हम पढ़ते हैं तो नेचर के आधार पर, चूंकि 1000 बीसी के लगभग में 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच का जो एक पार्ट है क्या, 1000 बीसी। 1000 बीसी के दौर में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे मेजर परिवर्तन आया। इसीलिए वैदिक काल को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक को आप क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल कहते हैं, और दूसरे को आप क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं, है ना, उत्तर वैदिक काल। ऐसे आप बांट कर पढ़ते हैं, बुक में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका 1500 बीसी से लेकर कब तक, 1000 बीसी का दौर है, और ये आपका 1000 बीसी से लेकर कब तक, आपका 600 बीसी का दौर है। इस दोनों पीरियड को हम पढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां दोनों पीरियड की जो अध्ययन का स्रोत है, यानी वैदिक काल के जो अध्ययन का स्रोत है, ये स्रोत 2 रूप में आपको देखने को मिलता है। एक पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलता है, और दूसरा साहित्यिक स्रोत भी देखने को मिलता है, ठीक है। चूंकि वैदिक संस्कृति के लगभग साइट का अभी कोई खास एक्सकेवेशन नहीं हुआ, इसलिए हमें पुरातात्विक स्रोत से बहुत बेहतर जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन साहित्यिक स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है। कई बार क्वेश्चन पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में पूछता है, जैसे ऋग्वैदिक काल, इस काल की मृदभांडीय संस्कृति क्या, तो आप क्या कहते हैं, ओसीपी मृदभांड, BRW मृदभांड पढ़ते। उत्तर वैदिक काल की मृदभांडीय संस्कृति क्या, PGW पुरातात्विक स्रोत के रूप में है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन बनता है यहां पे लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अगर स्रोत पे आपका कमांड है तो वैदिक काल के किसी भी प्रश्न का आप आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली जब भी प्रश्न बनता है तो लिटरेचर से बनता है, प्रश्न बनता है रिलीजन से बनता है, धर्म से प्रश्न बनता है, या कभी कभी प्रश्न बनता है तो सोसाइटी से प्रश्न बनता है, ठीक है। अगर स्रोत पे आपका कमांड है तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि आप देखते हैं ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या, ऋग्वेद। वेद की कुल संख्या 4, लेकिन ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड अगर कोई वेद है तो क्या है, ऋग्वेद है। तो हमें ऋग्वेद पे अच्छा कमांड होना चाहिए, उसके सूक्त पे, सूक्त के सब्जेक्ट मैटर पे आपका आंसर बनेगा, ठीक है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में शेष 3 वेद की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। तीनों के सब्जेक्ट मैटर को जानेंगे। वेद को सहज रूप में समझने के लिए ब्राह्मण लिटरेचर की रचना हुई, 8 ब्राह्मण लिटरेचर की रचना हुई, और पुनः आप देखते क्या है कि 6 अरण्यक साहित्य की रचना हुई, और इसी काल में उपनिषद की रचना होती है जिसकी कुल संख्या 108 है। लेकिन महत्वपूर्ण उपनिषद के रूप में अगर हम देखते हैं तो 13 उपनिषद को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे सर्वाधिक क्वेश्चन लिटरेचर से होता है। दूसरा अगर देखें, अगर आप ओवरऑल वैदिक काल को पढ़ेंगे तो वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति पढ़ते हैं, सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं, धार्मिक स्थिति पढ़ते हैं, है ना। चूंकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल जो है ये पशुचारणिक संस्कृति का दौर है, कबीलाई स्थिति को यह इंगित करता है। चूंकि ऋग्वैदिक कार्यों का जो भौगोलिक विस्तार है वो नॉर्थ वेस्ट तक ही सीमित है। सब संदर्भ प्रदेश ऋग्वेद में बार बार उल्लेखित हुआ, इनका भौगोलिक विस्तार कहीं ज्यादा नहीं है, और ये कुल 11 जनों में बटे हुए थे। इस वक्त उस एरिया में 11 जन की उपस्थिति देखने को मिलती है। ये कबीलाई टोली के रूप में हुआ करता था। पशुचारणिक संस्कृति थी, पशु के लिए संघर्ष होता था, इसलिए कबीलाई व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 1000 बीसी तक आते आते वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार हुआ, कहां तक, सदानीरा तक हो गया, साउथ इंडिया में नर्मदा तक हो गया, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। जंगल को जलाकर कृषि योग्य भूमि का भी विस्तार हुआ, लोहे का आगमन हुआ, लौह टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया।
जब अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ हुई तो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में भी क्या आया, परिवर्तन आया। तो उत्तर वैदिक काल में हमें चेंज को ही पढ़ना है। सामाजिक जीवन में क्या चेंज आ रहा है, धार्मिक जीवन में क्या चेंज आ रहा है, राजनीतिक जीवन में क्या चेंज आ रहा है, इस परिवर्तन को जानने की कोशिश करेंगे और इसी परिवर्तन से आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 600 बीसी का दौर। कहने का मतलब है जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, याद कीजिए, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं वैदिकोत्तर काल। ठीक है, इसी को आप पढ़ते हैं क्या, 6th सेंचुरी बीसी टू क्या 4th सेंचुरी बीसी का दौर, है ना। ये वैदिकोत्तर काल में मूल रूप से हम लोग पढ़ते क्या है, यहां पे बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है क्या, यही वह दौर है जिस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ, द्वितीय नागरीकरण हो रहा है। 6th सेंचुरी बीसी का दौर सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर है। ये पुरातात्विक मृदभांडीय संस्कृति को देखें तो NBPW संस्कृति का दौर है। लौह प्रयोक्ता संस्कृति, लौह प्रौद्योगिकी का पर्याप्त इस्तेमाल हुआ, है ना। लोहे के उपकरण औजार अधिकतम संख्या में बनने लगे। लोहे की फाल का इस्तेमाल कृषि कार्य में होने लगा। उत्पादन क्या हुआ, सरप्लस हुआ, और इस सरप्लस उत्पादन ने क्या किया, गैर कृषि उत्पाद की डिमांड को बढ़ा दिया। परिणाम क्या हुआ, शिल्प उद्योग का विकास हुआ। जिस एरिया में शिल्प उद्योग का डेवलपमेंट हुआ वो एक्सचेंज सेंटर के रूप में डेवलपमेंट मतलब विकसित हो गया। ठीक है, वो क्या हुआ, प्रोडक्शन सेंटर के रूप में विकसित हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। ये 6th सेंचुरी बीसी का दौर है जब सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है। तो एक तो आपका टॉपिक बनता है सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन बनता है क्या कि गिल्ड सिस्टम का डेवलपमेंट, चूंकि इसी वक्त स्पष्ट रूप से श्रेणी संगठन का विकास हो रहा है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यही वह दौर है जब पहली बार मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसको आप आहत मुद्रा कहते हैं, पंचमाक्ट मुद्रा कहते हैं, जो बनिक समुदाय के द्वारा जारी किया गया। यद्यपि यह मुद्रा मानकीकृत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपका बनता है। इस काल के महत्वपूर्ण नगरों से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दूसरा आप देखते क्या है, यही वह दौर है जिस वक्त 16 महाजनपद का विकास हुआ, है ना। 16 महाजनपद का विकास हुआ। चूंकि ऋग्वैदिक काल में जन्म हुआ करता था, यही सबसे बड़ी पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिकल संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में यह जनपद के रूप में कन्वर्ट होता है और उत्तर वैदिक काल तक, वैदिकोत्तर काल तक आते आते 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते जनपदों के क्या हुआ, जनपदों के आपसी मेलजोल के कारण, जनपदों के विलय के कारण क्या हुआ, महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ। कुल 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार क्वेश्चन अंगुत्तर निकाय से पूछता है, भगवती सूत्र से पूछता है, किसमें 16 महाजनपद का जिक्र हुआ। ये 16 महाजनपद में एक प्रकार की प्रशासनिक स्थिति नहीं थी। कहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था, कहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था, कहीं संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, यानी कहीं केंद्रीकरण तो कहीं विकेंद्रीकरण। आपस में संघर्ष हुआ तो केंद्रीकरण की जीत हुई। और केंद्रीकृत राज्य के रूप में कौन थे, कोसल था, वत्स था, आवंती था और मगध था। ये चारों के बीच जब आपसी संघर्ष होता है तो क्या होता है, मगध विजेता बनता है। और इसी के साथ क्या होता है, मगध साम्राज्यवाद का विकास, है ना। मगध साम्राज्यवाद का उत्कर्ष आप पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, हर्यक वंश को पढ़ते हैं, है ना, शिशुनाग वंश को पढ़ते हैं, नंद वंश को पढ़ते हैं। बीपीएससी में आप देखते हैं यहां से काफी क्वेश्चन बन जाता है। तो दूसरा टॉपिक तो आपका ये बनता है। तीसरा, यही 6th सेंचुरी बीसी का दौर है जब क्या होता है, धार्मिक आंदोलन होता है ना। धार्मिक आंदोलन हो रहा है और इसी धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, जैन धर्म को पढ़ते हैं। आप ऐसे सोचिए कि ऋग्वैदिक काल में जिस वक्त कबीलाई व्यवस्था थी, जिस वक्त पशु चार्मिक संस्कृति थी, धर्म का स्वरूप बिल्कुल नेचुरल था, प्राकृतिक था। धर्म क्या था, उपासना परक था, स्तुति परक था, कोई कर्मकांड नहीं था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते कृषि अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ। उस वक्त तक आते आते धर्म का स्वरूप क्या हो गया, कर्मकांडीय हो गया। धर्म में दान दक्षिणा की प्रवृत्ति, धर्म में यज्ञवाद, बलिवाद इत्यादि का समावेश हो गया, पौरोहित्यवाद का समावेश हो गया। धर्म सहज नहीं रहा, धर्म क्या हो गया, कृत्रिमता धर्म में आ गया।
सभी लोग सहज रूप से इस धर्म को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। यही वजह था 6th सेंचुरी बीसी में वैदिक धर्म में व्याप्त ऐसे तमाम कुप्रवृत्तियों के अगेंस्ट क्या हुआ, आंदोलन हुआ, और कुल 62 संप्रदाय 62 संप्रदाय के डेवलपमेंट हुए, जिसको हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स कहा गया। ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स क्यों? ये वैदिक मान्यता को नहीं मानते, वेद विहित मान्यता को नहीं मानते हैं, इन्हें ही कहा गया। कुल 62 संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें से कुछ को लोकप्रियता मिली, कुछ प्रवर्तकों को लोकप्रियता मिलती। हम पकुद कच्चायन की बात करते हैं, संजय बेठली पुत्र की बात करते हैं, अजीत केस कंबलिन की बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है इनके क्या विचार थे, कौन नियतिवादी है, कौन नितांत भौतिकतावादी है, कौन अज्ञेयवादी है, क्वेश्चन बनता है। यही दौर है जब बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डेवलपमेंट हुआ। तो चूंकि लोकप्रियता मिली बौद्ध धर्म को, लोकप्रियता मिली जैन धर्म को, इसी वक्त आप देखते क्या है, भागवत मत का भी उदय हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण 6th सेंचुरी बीसी के धार्मिक नेता, ये वैदिक मान्यता के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वैदिक कर्मकांड के अगेंस्ट थे। इन्होंने भी आंदोलन किया, इनके सगे संबंधियों ने आंदोलन किया, कालक्रम में ये ईश्वर के रूप में पूजित हुए। इनका मत भी लोकप्रिय हुआ भागवत मत के रूप में। इसलिए आप देखिएगा यहां पे जब भी क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भागवत मत से क्वेश्चन बनता है। सामान्य तौर पे स्टूडेंट जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, जनरली महात्मा बुद्ध की जीवनी और महावीर की जीवनी को ही बौद्ध धर्म समझते हैं, जैन धर्म समझते हैं। लेकिन कभी देखिए क्वेश्चन को, क्या जीवनी से क्वेश्चन पूछता है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ देखा आपने 10 साल से कभी क्वेश्चन पूछा? महाबुद्ध का अभिनिष्क्रमण, प्रथम जहां उन्होंने उपदेश दिया जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, या जहां मृत्यु हुई महापरिनिर्वाण कहा गया, आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको पढ़िए, महात्मा बुद्ध को जानना है, महावीर को जानना है तो हमें जानना है। लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आज जब क्वेश्चन बनता है तो प्रश्न कहां से बन रहा है? प्रश्न बन रहा है लिटरेचर से, साहित्य से, यानी स्रोत से। बौद्ध लिटरेचर से क्वेश्चन बन सकता है, जैन लिटरेचर से क्वेश्चन बनेगा, भागवत मत से संबंधित लिटरेचर जिससे आपको भागवत मत की जानकारी मिलती है, क्वेश्चन वहां से होता है। या क्वेश्चन पूछता है क्या मत या शिक्षाएं या दर्शन, है ना? क्वेश्चन पूछता है क्या, जनरली इसके संप्रदाय से क्वेश्चन पूछता है ना? गौर करके देखिएगा, बौद्ध संप्रदाय से प्रश्न बनता है, हीनयान से क्वेश्चन, महायान से क्वेश्चन, सर्वास्तिवाद से क्वेश्चन, महासांघिक से क्वेश्चन, वज्रयान से क्वेश्चन, है ना? लिटरेचर से क्वेश्चन बनता है। महात्मा बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, इसका जिक्र किसमें हुआ है? राहुलोवाद सूत्र में हुआ है, क्वेश्चन पूछता है ना? इसलिए मतलब जीवनी को तो जानेंगे, लेकिन यह नहीं सोचिएगा कि जीवनी से क्वेश्चन है या जीवनी ही बौद्ध मत है या जैन मत है, नहीं। वहां पे हम संबंधित लिटरेचर को जानेंगे, महावीर महात्मा बुद्ध की क्या मत को, शिक्षाओं को, दर्शन को जानेंगे, भागवत मत के सिद्धांत को जानेंगे, दर्शन को जानेंगे। क्वेश्चन इसके संप्रदाय से रिलेटेड पूछ सकता है, उस संप्रदाय से संबंधित विद्वान से क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे संबंधित क्या लिटरेचर से क्वेश्चन बन सकता है, या कालक्रम में देखेंगे इससे रिलेटेड आर्ट से क्वेश्चन बन सकता है, बौद्ध आर्ट, जैन आर्ट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहां पे जब आप पढ़ेंगे तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को देखते रहें कि प्रश्न अब कहां से पूछा जा रहा है। कई बार क्वेश्चन जैन मत में पूछा, संबर से, निर्जरा से, आश्रम से क्वेश्चन पूछा। हम इसे पढ़ते हैं जैन मत में पढ़ते हैं, अनेकांतवाद क्वेश्चन पूछा है, अनेकात्मवाद क्वेश्चन पूछा है। इसलिए जनरली हमें जो फोकस करना है, इन चीजों पर फोकस करना है जहां से आपका प्रश्न रहता है। ठीक है, और यही वह दौर है जिस वक्त आप देखते क्या है, भारत में क्या हो रहा है, विदेशियों का आक्रमण हो रहा है। और ये विदेशी आक्रांता के रूप में कौन, दो आक्रांता को हम पढ़ते हैं, एक ईरानी और दूसरा क्या, यूनानी, है ना? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट ईरानी आक्रांता कौन जिसने भारत को विजिट किया, यानी डायरियस से क्वेश्चन पूछा गया, है ना? जबकि ज्यादा प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इस शेड्यूल में ये आता है, इसको भी जानने की जरूरत है। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला जो टॉपिक बनता है वो क्या बनता है, याद कीजिए, मौर्यकाल।
है ना? कब से कब तक? 4th सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी बीसी। जब आप मौर्य काल पढ़ते हैं, खासकर बीपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, जब आप मौर्य काल पढ़ते हैं तो चूंकि यही वह दौर है जब अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण होता है, यही वह दौर है जब आप देखते क्या है कि एक स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना होती है, एक स्पष्ट नौकरशाही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे चूंकि अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, विशाल नौकरशाही है, विशाल सैन्य व्यवस्था है, प्रशासन का एक स्पष्ट मॉडल स्थापित हुआ है, इसलिए ज्यादातर जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न कहां से बनता है? आप देखिएगा, या तो स्रोत से प्रश्न बनता है, चूंकि मौर्य काल के बारे में जानकारी का जो स्रोत है, कुछ तो पुरातात्विक स्रोत भी हो जाता है, इस काल की प्रचलित मुद्राएं, ठीक है, इस काल की कुछ इमारतों के भग्नावशेष जो आपको कुम्भरार से देखने को मिलते, इस काल के कलात्मक नमूने जो अशोक के द्वारा निर्मित हैं, दशरथ के द्वारा निर्मित हैं, ठीक है, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ विदेशी स्रोत के रूप में जब हम देखते हैं तो मेगास्थनीज के विवरण को हम पढ़ते हैं। मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर आगे कालक्रम में प्लिनी ने अपना रिपोर्ट दिया, एरियन ने अपना रिपोर्ट दिया, स्ट्रेबो ने अपना रिपोर्ट दिया, इससे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। विशेष स्रोत के रूप में अगर देखें तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, जो मौर्यकालीन इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है, राजत्व सिद्धांत के बारे में जानकारी देता है। इसलिए आप देखेंगे कि मौर्य काल का जो अधिकांश प्रश्न होता है वो या तो स्रोत बेस्ड होता है या क्या प्रशासन बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि पहली बार आप देखते क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था नियमित रूप में आपको देखने को मिलती है, जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों विंग देखने को मिलता है। क्या दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, दोनों के मामले का वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है, इसलिए आपका क्वेश्चन बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से। तीसरा, जब हम अशोक के काल में आते हैं तो अशोक एक महान शासक के रूप में, अशोक के सारे राज्याधीश उसके अभिलेख के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें अशोक अपने आप को क्या कहता है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहता है, अपने तमाम राज्याधीश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए आप देखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन अशोक से बनता है, चूंकि अशोक एक विशिष्ट पर्सनालिटी है, इसलिए अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन बनता है, अशोक के कृत्य से क्वेश्चन बनता है। अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। अशोक ने अपने काल में कई बहुत ढेर सारे स्तूप के निर्माण करवाए, विहार के निर्माण करवाए। अशोक का स्तंभ एक कलात्मक नमूना के रूप में ही है। यही वह दौर है जिस दौर में आपको राजकीय आर्ट का एविडेंस मिलता है, लोक कला के भी एविडेंस मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन आर्ट से भी आपका पूछता है। इसलिए यहां पे हम देखेंगे क्या, स्रोत में ही आपका साहित्यिक भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पुरातात्विक भी हो जाएगा, है ना। तो सबसे मेन पार्ट आपका यही है। और दूसरा पार्ट क्या, प्रशासन। तीसरा हम कहां से देखेंगे, आर्ट से देखेंगे, जहां से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, अब याद कीजिए, मौर्य काल के बाद जो दौर हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, मौर्योत्तर काल कहलाता है। मौर्योत्तर काल ये 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर कब तक, 3rd सेंचुरी एडी तक। मौर्योत्तर काल में आप अगर गौर करके आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा क्या, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, बृहदर्थ की हत्या के साथ ही शुंग सत्ता की स्थापना हो जाती है। शुंग शासकों का शासनकाल लंबा नहीं रहा। वासुदेव कान ने क्या किया, उसे समाप्त कर दिया, कान वंश की स्थापना कर दी। कान वंश का शासनकाल भी अल्पकाल तक और साम्राज्य का सिकुड़न शुरू हो गया। यही वह दौर था जब कई विदेशियों का भारत पर आक्रमण हुआ। कई विदेशी में इंडो ग्रीक का आक्रमण होता है, कुषाण का आक्रमण होता है, शकों का आक्रमण होता है, पहलव का आक्रमण होता है। कई विदेशी आक्रांता का आक्रमण हुआ जिसमें कुछ को भारत में सफलता मिल गई, उनकी भी सत्ता स्थापित हो गई। इसलिए इस काल में हम देखते क्या हैं, कई विदेशी तत्व आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी विदेशी सत्ता आपको देखने को मिल जाता है। तो भारत के कुछ क्षेत्र में देशी सत्ता भी देखने को मिल जाता है।
यानी ये केंद्रीकरण का दौर नहीं है बल्कि विकेंद्रीकरण का दौर है। चूंकि इस दौर में कई विदेशी शासक, जिसमें आपको इंडो ग्रीक, जिसमें आपको क्या कुषाण, जिसमें आपको शक भी देखने को मिलते हैं, कई देशी सत्ता जिसमें आप शुंग को देखते हैं, क्या देखते हैं, कान्व सत्ता भी देखते हैं। इसके बाद अगर देखें क्या कलिंग क्षेत्र में अगर आप देखें तो कलिंग क्षेत्र में कौन, चैत्र वंश की सत्ता, चेदी वंश की सत्ता। दक्कन क्षेत्र में देखें तो क्या सातवाहनों की सत्ता। एक्सट्रीम साउथ में अगर देखें तो क्या चोल, चेर, पांड्य की सत्ता। यानी पूरे भारत में किसी एक शासक की सत्ता नहीं है बल्कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासकों की सत्ता है। इसे अब क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण का दौर कहते हैं। इसलिए यहां पे कोई साम्राज्यवाद से क्वेश्चन नहीं होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन नहीं होता है। कभी कभी भले ही आपको देखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा चैत्र वंश का फाउंडर कौन, बीपीएससी पूछा था महामेद वाहन से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। इसलिए यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंडो ग्रीक शासक है तो फर्स्ट शासक कौन, सेकेंड शासक कौन, इसका फाउंडर कौन है। कुषाण है तो कुषाणों का फाउंडर कौन है, उसकी कौन कौन सी शाखाएं भारत में शासन की। शक कई ब्रांचेज में भारत आए, भारत में उनको सफलता कहां मिली, पश्चिमी भारत में सफलता मिली, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में मिली। नहीं, आप रुद्रदामन को पढ़ते, चेष्टन वंश को पढ़ते, भूमक वंश को पढ़ते, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में सिर्फ ध्यान रखना है कि फर्स्ट उसका फाउंडर कौन है और उनका क्षेत्र कौन सा है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है। चूंकि यही वह दौर है मौर्योत्तर काल, जिस दौर में भारत में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। यद्यपि मौर्य काल में भी वाणिज्य व्यापार है, कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक डेवलपमेंट हुआ, शिल्प उद्योग भी था, लेकिन कृषि की तुलना में वाणिज्य व्यापार का उतना डेवलपमेंट देखने को मौर्य काल में नहीं मिलता था। चूंकि ज्यादातर क्राफ्ट जो था, जो शिल्प था, वो सरकार के नियंत्रण में था। श्रेणी संगठन था लेकिन श्रेणी संगठन को स्वायत्ता नहीं थी। मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी लेकिन मुद्रा मानक मुद्रा के रूप में नहीं था, विशुद्ध सोने का मुद्रा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए मौर्य काल में वाणिज्य व्यापार का उतना डेवलपमेंट नहीं था। यद्यपि भारत का व्यापारिक संपर्क मध्य एशिया से है, साउथ ईस्ट एशिया श्रीलंका से है, लेकिन मौर्योत्तर काल तक आते आते आप देखते क्या है, भारत का व्यापारिक संपर्क जो है वो क्या हुआ, व्यापारिक संपर्क कायम हुआ प्रत्यक्ष तौर पे चीन के साथ, क्या रोमन जगत के साथ। व्यापारिक संपर्क पश्चिमी एशिया से पहले से भी था, यहां भी कंटिन्यू चल रहा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया से कंटिन्यू कर रहा है ना, श्रीलंका से कंटिन्यू कर रहा है। चाइना के साथ प्रत्यक्ष संबंध, रोमन जगत के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित हो गया। परिणाम क्या हुआ, यही वह दौर है जब गिल्ड सिस्टम को स्वायत्ता प्राप्त हो गई। ऋण सूद व्यवस्था का संचालन श्रेणी संगठन के माध्यम से होने लगा। परिणाम क्या हुआ, शिल्प उद्योग का विकास, वाणिज्य व्यापार का विकास। यही वह दौर है जब वाणिज्य व्यापार अपने पिक पर आ गया। आप देखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है मौर्योत्तर काल में क्या, बंदरगाह नगर से। मौर्योत्तर काल में निर्यातित वस्तु आयातित वस्तु से क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण नगरों से क्वेश्चन पूछता है। यही वह दौर है जब आप देखते क्या है, पहली बार भारत में मानकीकृत मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। विदेशियों के द्वारा शुरू किया गया शुद्ध सोने का सिक्का, है ना, शुद्ध चांदी का सिक्का। आप पढ़ेंगे बीमा कैटफिशस ने जारी किया, इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया। तो यहां पे क्वेश्चन क्वाइनेज सिस्टम से पूछता है। यहां पे क्वेश्चन कहां से पूछता है, वाणिज्य व्यापार से क्वेश्चन सर्वाधिक बनता है। आप देखिएगा कि मौर्योत्तर काल में जब भी प्रश्न बना तो वाणिज्य व्यापार से क्वेश्चन बना। दूसरा पार्ट आप देखिएगा, यही वह दौर है जब भागवत मत भारत में लोकप्रिय हुआ। श्री कृष्ण अखिल भारतीय भगवान बन गए, श्री कृष्ण और विष्णु का एकीकरण हो गया। इसलिए क्वेश्चन यहां पे देखिएगा भागवत मत से भी पूछता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, मथुरा लेख, मोरा लेख, पंचवृष्णि वीरों की उपासना कब प्रारंभ हुई, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। या कभी कभी क्वेश्चन यहां से बनता है हेलियोडोरस का क्या, गरुड़ स्तंभ लेख, याद कीजिए, बहुतों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है, धर्म के क्षेत्र में भी एक मेजर चेंज हो रहा है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान का उदय, है ना। भागवत मत क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ, कृष्ण और विष्णु का एकीकरण हो गया। यही वह दौर है जब वास्तुकला के क्षेत्र में मेजर चेंज आ गया। वास्तुकला के क्षेत्र में मेजर चेंज आया क्या, अब चूंकि महायान का डेवलपमेंट हुआ तो महायानी स्तूप बनने लगे,
महायानी स्तूप में बुद्ध की प्रत्यक्ष मूर्तियां, जीवित मूर्तियां, सजीव मूर्तियां लगने लग गई। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया। यही वह दौर है जिस काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार कला का विकास हुआ, मथुरा कला का विकास हुआ, शुंग कला शैली का विकास हुआ, अमरावती कला शैली का विकास हुआ। इसलिए आप देखिएगा कि मौर्योत्तर काल से जब क्वेश्चन पूछता है तो वाणिज्य व्यापार से क्वेश्चन बनता है, या दूसरा क्वेश्चन कहां से बनता है, कला से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहां से बनता है, धार्मिक स्थिति से क्वेश्चन बनता है ना। चूंकि महायान का डेवलपमेंट इसी दौर में हो रहा है। वास्तुकला के क्षेत्र में क्या देखते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में गुफा कला का विकास। यद्यपि गुफा कला आपको मौर्य काल में ही देखने को मिलता है ना, लेकिन यहां पे आकर देखते क्या है, जैन गुफाओं के डेवलपमेंट शुरू हो गए धार्मिक स्मारक के रूप में, जिसमें आप हाथी गुफा, रानी गुफा, अतंत गुफा की बात करते हैं ना। दक्कन क्षेत्र में बौद्ध आर्ट के अंतर्गत पहाड़ी को काटकर चैत्य का निर्माण शुरू हो गया। आप कारले पढ़ते हैं, कंधेरी पढ़ते हैं, अजंता पढ़ते हैं, क्या है, चैत्य है। यह बौद्ध वास्तुकला के रूप में डेवलप हुआ है ना। यही वह दौर है जब आप देखते क्या है, शुंग शैली और अमरावती शैली के अंतर्गत भित्ति चित्रण की शुरुआत हो गई है ना। मूर्तिकला का शुरुआत हुआ। मूर्तिकला की दो शैलियां विकसित हुई, प्रत्यक्ष पाषाण की बनी मूर्तिकला की शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास हुआ। यद्यपि गांधार शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनती थी, लेकिन मथुरा कला शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की, तीर्थंकरों की मूर्तियां बनने लगी। हिंदू देवी देवता की मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया। इसलिए यहां पे मुख्य रूप से हमें आर्ट पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान देना है धार्मिक स्थिति पे। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी चैप्टर को पढ़िएगा सबसे पहले उस पीरियड के सोर्सेज पे कमांड कीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये, इसको हम लोग देखेंगे। जस्ट इसके बाद जो टॉपिक बनता है वो टॉपिक क्या बनता है, गुप्त काल, है ना। गुप्त काल को जब पढ़ेंगे 3rd सेंचुरी एडी टू क्या 6th सेंचुरी एडी, यहां पे भी जो क्वेश्चन बनता है स्रोत से बनता है। कई बार देखे होंगे आपको क्वेश्चन पूछा है किससे, फायान से क्वेश्चन पूछा है। आपका प्रश्न कहां से बना है, इस काल के अभिलेखीय साक्ष्य से। इस काल का लिटरेचर से क्वेश्चन आपको बनता है। रामायण, महाभारत जिसका संकलन गुप्त काल में हुआ, पुराण का संकलन गुप्त काल में हुआ, स्मृति लिटरेचर के रूप में। चूंकि स्मृति साहित्य की प्रथम रचना तो मौर्योत्तर काल में हुई, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। गुप्त काल में आकर कौन सी स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति का डेवलपमेंट हुआ। तो यहां पे क्वेश्चन स्रोत से बनता है, जिसमें आपको पूरा तात्विक स्रोत को भी ध्यान में रखना है और दूसरा साहित्यिक स्रोत को भी ध्यान में रखना है। तो ये पार्ट है जहां पे हमें पढ़ने की जरूरत है। दूसरा कभी कभी क्वेश्चन बनता है राजनैतिक स्थिति से, और यहां पे ध्यान रखिएगा, राजनैतिक स्थिति में उसी से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि पहली बार क्या, आदि पुरुष गुप्त शासकों में आदि पुरुष किसको कहा जाए, कौन फाउंडर है ना। लेकिन किसके काल में गुप्त शक्ति का विस्तार हुआ, वह शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद पुनः अगर कोई शक्ति का विस्तार करता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य करता है। इसलिए पर्सनालिटी बेस्ड जब क्वेश्चन बनता है तो समुद्रगुप्त से क्वेश्चन बनता है। किससे बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्थिति में क्वेश्चन कोई खास ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन कहीं कहीं किसी पर्सनालिटी से आपका यहां पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, विभिन्न शासकों के कुछ महत्वपूर्ण सिक्कों से क्वेश्चन बनता है, जिसमें कुछ धार्मिक प्रतीक का स्पष्ट चित्रण हो, कोई स्पष्ट संदेश दे रहा हो, क्वेश्चन बनता है। बहुत अधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी हुआ इस काल में, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि इस काल में क्या हुआ, इस काल में भी कला का विकास हुआ। कला का विकास, चूंकि गुप्त शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्म का संरक्षण समाप्त हुआ। यद्यपि कुछ बौद्ध स्थापत्य का भी डेवलपमेंट हुआ। सारनाथ का स्तूप देख सकते हैं, सुल्तानगंज की बौद्ध प्रतिमा इसी काल की बनी हुई है, विशिष्ट उदाहरण है बौद्ध मूर्ति कला का। लेकिन यही काल है जब मंदिर आर्ट का डेवलपमेंट होता है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बहुतायत संख्या में बनने लगी। मंदिर के गर्भगृह में अधिष्ठात्री देवी देवता की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। यही वह दौर है जब अवतारवाद का डेवलपमेंट हुआ, तो विभिन्न अवतार से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ, मंदिरों का विकास हुआ, है ना। इसलिए यहां पे अगर प्रश्न बनता है तो क्या स्रोत से क्वेश्चन बनता है ना। दूसरा क्वेश्चन अगर बनता है कहां से, आर्ट से क्वेश्चन बनता है, और
मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। वाणिज्य व्यापार की स्थिति जो मौर्य काल में थी, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में कुछ समय तक तो कंटिन्यू हुई, लेकिन हम देखते क्या है, गुप्त शासकों के काल में हूनों का सतत आक्रमण हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में अगर देखें तो अधिकारियों का जो मतलब नियुक्ति होती थी, वंशानुगत होती थी, कई प्रकार की राजनीतिक कमजोरियां उभर कर सामने आ गई। तो गुप्त साम्राज्य का क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो वाणिज्य व्यापार भी क्या हो गया, प्रभावित हो गया। इसलिए यहां पे जो प्रश्न बनता है वो कला से बनता है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में भी एक मेजर चेंज हो रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा कि सामाजिक स्थिति को सेपरेट पढ़िए, इसलिए कि आपके सिविल सर्विसेज के सिलेबस में आपको सामाजिक संस्थाएं पढ़नी है, तो क्यों नहीं एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे समाज को ही सेपरेट करके पढ़ा जाए, जो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। तो यहां पे हम गुप्त काल में इन दो चीज़ों पे ध्यान देंगे। जस्ट अगला जो टॉपिक आपका बनता है वो बनता क्या है, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, इसी को आप क्या कहते हैं जनरली, क्या 6th सेंचुरी एडी टू 8th सेंचुरी एडी, यही गुप्तोत्तर काल है। इसके बाद का दौर जो होता है वो क्या कहलाता है, अर्ली मीडिएवल दौर कहलाता है। चूंकि इस दौर में कोई विशाल साम्राज्य नहीं है, हम लोग पढ़ते जरूर हैं कि हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन हर्षवर्धन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है दो मुख्य स्रोत से मिलती है। एक वेनसॉन्ग की का विवरण सीयू की, और दूसरा बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। दोनों आप कह सकते हैं हर्षवर्धन के दरबारी। वेनसॉन्ग से भी हर्षवर्धन का बहुत बेहतर संबंध, चूंकि दोनों महायानी थे, इसलिए हर्षवर्धन की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया। सही मायने में देखा जाए तो हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण भी अगर किया तो बहुत कम समय के लिए किया, चूंकि जब तक शशांक जिंदा रहा तब तक हर्षवर्धन ने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। तो यहां पे हर्षवर्धन के बारे में जो कहा जाता है वो जनरली क्या है, दो रचनाओं का देन है, जिसके कारण लगता है हर्षवर्धन एक महान शासक के रूप में। लेकिन यह काल जो है विकेंद्रीकरण का काल है, सेंट्रलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, कोई विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं हुआ। अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, इसलिए राजनीतिक क्षरण का दौर है, विशृंखलन का दौर है, यह सामंतवाद का दौर है। इसलिए यहां पे जो भी क्वेश्चन बनता है, चूंकि सामंतवादी व्यवस्था है और सामंतवादी व्यवस्था में संबंध किससे होता है, भूमि से हो जाता है। इसलिए यहां पे जो प्रश्न बनता है, एक तो आप स्रोत को ध्यान में रखेंगे, चूंकि महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हुएनसॉन्ग का विवरण है, इत्सिंग का आगमन होता है। यही वह दौर है जब आप देखते क्या है, बाणभट्ट की रचनाएं सामने आती हैं। हर्षवर्धन ने भी कुछ रचनाओं की रचना की है। स्मृति साहित्य के रूप में कात्यायन स्मृति का आगमन हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो स्रोत पे अगर कमांड है तो यहां पे क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा, चूंकि सामंतवाद का संबंध भूमि संबंध से है, यही वह दौर है जब देखते क्या है, लैंड ग्रांट के कारण क्या हुआ कि सामंतवादी प्रवृत्ति अपने पिक पर आ गई। इसलिए यहां पे कभी कभी अगर क्वेश्चन बनता है तो भूमि के प्रकार से क्वेश्चन बनता है, विभिन्न प्रकार के ग्रांट से क्वेश्चन बनता है, या थोड़ा बहुत आपको क्या लिटरेचर से क्वेश्चन बन जाता है। यहां पे यही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो मीडिएवल में पढ़ेंगे। तो यही आपका एंशिएंट दौर की बात है, जहां से आपका देखते क्या है क्वेश्चन होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो यही मेन टॉपिक है, जहां पे मैंने आपको बताया कि इन चीजों को पढ़ेंगे आपका आंसर बनेगा। अब रही बात एंशिएंट समाज को पढ़ने की। जब एंशिएंट समाज को हम पढ़ते हैं ना, दो पार्ट में इसको बांटकर हम पढ़ सकते हैं। एक सामाजिक संस्थाएं, ध्यान रखिएगा, सामाजिक संस्थाएं, और दूसरा क्या है, सामाजिक कुप्रवृत्तियां, कुरीतियां, है ना। दोनों से क्वेश्चन बनता है। जब सामाजिक संस्थाएं हम पढ़ते हैं तो याद कीजिए, शुरुआती दौर में जब वैदिक आर्यों का आगमन हुआ था तो उन्होंने अपने आप को विशिष्ट संस्कृति का माना, तो अपने आप को आर्य कहा, और यहाँ के लोगों को क्या कहा, अनार्य कह दिया। तो पहली बार वर्ग विभाजन आर्य अनार्य के रूप में हुआ, और बाद में गुणकर्म के आधार पर 3 क्लास बना। तो 3 क्लास आया, पुरोधा, योद्धा और विषवर्ग आया। बाद में हम देखते हैं ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की मान्यता आ गई, और ये चतुर्वर्ण व्यवस्था संस्थागत रूप में स्थापित हुई उत्तर वैदिक काल में। तो हम लोग पढ़ते क्या है, संस्था में वर्ग व्यवस्था, संस्था में क्या पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था। ठीक है,
ये चतुर्वर्ण व्यवस्था मौर्य काल तक तो देखने को मिली, लेकिन कालक्रम में हम देखते क्या है, ये वर्ण व्यवस्था प्रभावित हुई कई कारणों से। आपद धर्म विधान के कारण भी प्रभावित हुई। दूसरा आप देखते क्या है कि कुछ वर्णोत्तर लोग अपने वर्ण के, कुछ वर्ण के लोग अपने वर्णोत्तर कर्म को करना शुरू कर दिए, वर्ण व्यवस्था कमजोर हो गई और उसके स्थान पर हम देखते क्या है, जाति व्यवस्था का उदय हो गया। तो सामाजिक संस्था में हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था को, सामाजिक संस्था में हम पढ़ेंगे क्या, जाति व्यवस्था को पढ़ेंगे, है ना। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न कर्म का निर्धारण किया गया, लोग वर्णगत कर्म का अनुपालन करें, इसके लिए आश्रम व्यवस्था का विधान आया। आश्रम व्यवस्था की मान्यता क्यों आई, यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि हर व्यक्ति ऋणी है, जो भी पैदा लिया, जब तक ऋण से ऋण नहीं होगा तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, मोक्ष था। इसलिए क्या था, हम पढ़ते हैं ऋण व्यवस्था को पढ़ते हैं, है ना। ऋण व्यवस्था याद कीजिए, दैव ऋण पढ़ते हैं, ऋषि ऋण पढ़ते हैं, नृ ऋण पढ़ते हैं, है ना। ऋण व्यवस्था, ऋण से मुक्त होने का उपाय के रूप में क्या, आश्रम व्यवस्था को हम पढ़े, है ना। क्योंकि पुरुषार्थ के 4 आयाम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इस चारों आयाम को प्राप्त करने का आधार क्या है, आश्रम व्यवस्था। इस आश्रम व्यवस्था के तहत ही मनुष्य के उम्र को 4 वर्गों में बांट दिया गया, है ना। यानी कि क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सभी के कर्म निर्धारित कर दिए गए ताकि नियमित रूप से लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या हो, राज्य डेवलपमेंट की ओर था, ताकि डेवलपमेंट हो, लोगों को एक्सपर्टीज मिले, है ना। तो यहां पे संस्था में हम क्या पढ़ेंगे, आश्रम व्यवस्था को भी पढ़ेंगे। यहीं पे हम क्या पढ़ेंगे, संस्कार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विवाह पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछता है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख कहां हुआ, 16 संस्कार का प्रथम उल्लेख कहां हुआ है, क्वेश्चन पूछता है। चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहां हुआ, क्वेश्चन बन जाता है ना। सामाजिक कुप्रवृत्तियों को अगर पढ़ेंगे हम तो क्या पढ़ेंगे, सामाजिक कुप्रवृत्तियां में सती प्रथा को पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, बाल विवाह को पढ़ेंगे, है ना। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है, अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में बताएं, क्वेश्चन बनता रहता है। बाल विवाह भी पढ़ते, है ना। क्या पढ़ते हैं, वैश्या वृत्ति को पढ़ते, क्या पढ़ते, देवदासी प्रथा को पढ़ते, है ना। ये सामाजिक कुप्रवृत्ति के रूप में आप इसको पढ़ते। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किस चीज से, आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है उत्तराधिकार संबंधी नियम से क्वेश्चन पूछता है। याद कीजिए, दाय भाग मिताक्षरा से कई बार क्वेश्चन बना है। यही ओवरऑल एंशिएंट है, जिसको पढ़ने के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत बेहतर तौर पे तो हम कहेंगे कि एनसीईआरटी को ही पढ़ें। पुरानी वाली एनसीईआरटी जो 11th क्लास की एंशिएंट है उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर किसी बुक का इस्तेमाल करना है, अगर किसी खास चीज़ के लिए, जैसे मान लिया जाए कि हमें धर्म पे फोकस करना है, सोसाइटी पे फोकस करना है, तो बीए के इग्नू के मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यही मुख्य रूप से बुक है जिसको आप देख सकते हैं। चूँकि अगर सिविल सर्विसेज देते हैं, बीपीएससी देते हैं, तो आपका आर्ट आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कल्चर से क्वेश्चन पूछता है, पीटी का भी क्वेश्चन जो पूछता है बहुत ढंग का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद।